वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग के साथ डिस्कशन होने वाली है मोल कॉन्सेप्ट की। बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग, बट उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन थोड़ी सी कर लेता हूं मैं अबाउट सम क्वेश्चंस जो पढ़े हैं लास्ट क्लास में। तो कोई मुझे रिप्लाई देगा उधर से, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं देना, आपको देना है। एक्सेस द केमिकल यूनिट्स एज एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ वाई। क्या होगा प्रोबेबल आंसर? Anybody? Access the chemical units. Access the chemical units as atoms in 12 gram of Y. X और Y क्या होगा? कोई भी कोई आंसर नहीं? एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। केमिकल यूनिट्स मतलब कितने सारे केमिकल यूनिट्स। X उतने सारे केमिकल यूनिट्स को बोल रहे हैं जितने एटम्स हैं इन 12 ग्राम ऑफ Y। कोई भी नहीं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं आप लोगों को? बेटा एवरीबॉडी इज एबल टू हियर माय वॉइस और नॉट? यस सर। यस। तो बेटा नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं, Y को आप कार्बन 12 ले लो, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। क्या आपको 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। ओके क्लियर? A carbon dash m mass was determined by n and was found to be q. तो m, n और q क्या है जल्दी बताइए कोई भी? M12 m is 12. next a carbon 12 atom, हाँ, mass was determined by n. किससे डिटरमाइन किया गया था? कार्बन 12 एटम मतलब एक कार्बन 12 का मास वाज डिटरमाइंड बाय एन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक was determined by mass spectrometry and was found to be Q. कितना मास निकला था? 1.99268 into 10 to the power minus 23 gram. Okay, a carbon 12 mass was determined by mass spectrometry and was found to be this much. Decimal units are known as dash number denoted by dash. इतने सारे units are known as dash number. Avogadro number. Are known as Avogadro number and denoted by Na और n naught से denote करते हैं, ठीक है ना? n0 n naught से भी denote किया जाता है, ठीक है ना? by Na और n naught. The mass of 1 mole of a substance in gram is called. Mass in gram is called क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 molecular mass. एक मोल का मास यदि हम ग्राम में लिखें, एक मोल का मास यदि हम ग्राम में लिखें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नो डाउट, बट इट इज नोन बाय वन मोर नेम दैट इज नोन एज, उस चीज का मोलर मास, ठीक है ना? The mass of 1 mole of a substance in gram, no doubt ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलोगे तो आंसर गलत नहीं है, बट आई मीन टू से कि एक मोल का मास को यदि ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज नोन एज मोलर मास। डिफाइन यूनिफाइड मास, कोई भी मुझे डिफाइन कर सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफाइड मास? यूनिफाइड मास का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफाइड मास?
अरे बेटा इतना सिंपल, यूनिफाइड मास का मतलब क्या है आप लोगों को नहीं मालूम है? देखो हम लोगों ने क्या बोला था, बोलो यूनिफाइड मास किसको बोलते हैं? ध्यान करो, कार्बन 12 के मॉलिक्यूलर मास। नहीं, यूनिफाइड मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है। कार्बन 12 के मास को कितना लिया गया था? 12 U लिया गया था, है ना? कार्बन 12 के मास को 12 U लिया गया था, एक कार्बन 12 के मास को। तो 1/12 कार्बन 12 के मास को क्या किया गया था? 1/12 into 12 U करोगे तो क्या आएगी? 1 U आएगा। तो 1 U क्या होती है? It is the mass exactly equal to, it is the mass exactly equal to 1/12 mass of carbon 12 atom। एक कार्बन 12 एटम लो और उसके 1/12 मास करो, that is 1 U। ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 32 U ऑफ हीलियम। कोई मुझे बता सकता है 32 U ऑफ हीलियम में कितने सारे एटम्स होंगे? एनीबॉडी? नहीं मालूम किसी को इसका आंसर? 8 Na। कितना आंसर होगा बोलो बेटा? 8 Na। हाँ 8 होगा, 8 सही है। नंबर ऑफ एटम्स, देखो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू टोटल मास। फोर यू होता है एक हीलियम एटम का मास। तो 4U से डिवाइड करोगे 32U को तो आपको मिलेगी कितना? 8। नंबर ऑफ एटम्स हो गए 8। 1 ग्राम ऑफ सोडियम और 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विच हैज मोर एटम्स, किसमें ज्यादा एटम्स होंगे? 1 ग्राम ऑफ सोडियम या 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विच हैज मोर एटम्स? सिंपल, देखो मैं हिंट देता हूं, आप सभी को ये मालूम है, N by 1 gram of magnesium। number of particles by Avogadro number is given mass by molar mass, है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यदि आप फॉर्मूला जानना चाहते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी n, ऊपर जाएगा m into Na divided by molar mass, ठीक है ना? तो गिवन मास तो 1 ग्राम है, गिवन मास कितना है? 1 ग्राम है। एवोगाड्रो नंबर सबको मालूम है, Na होती है, डिवाइडेड बाय 23। सोडियम का करोगे तो डिवाइडेड बाय 23 करोगे, और यदि मैग्नीशियम का करोगे तो 1 into Na डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है तो मैं बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, बड़ा नंबर से डिवाइड करूंगा तो पार्टिकल्स कम मिलेंगे, छोटा नंबर से डिवाइड करोगे कोई भी चीज को तो ज्यादा मिलेगा। तो छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, 23 इज स्मॉलर मास, तो ज्यादा एटम्स किसमें होंगे? 23 सोडियम की एटॉमिक मास है, तो सोडियम के 1 ग्राम में ज्यादा पार्टिकल्स होगा। सिंपल समझ आ रहा है? ओके, अब देखिएगा, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन। तो सेम वही फार्मूला लगाना हम लोग। कोई कैलकुलेट कर सकता है? जल्दी कैलकुलेट करके इसको बताओ मुझे, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी कैलकुलेट करो। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, कितने सारे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम ऑफ ओजोन में? कोई भी नहीं? कितना एटम? चलो देखते हैं। 3 एटम्स, 16 ग्राम ऑफ ओजोन। देखो तो N by Na is equal to given mass by molar mass। N हम लोगों को N निकालना है, तो बेटा चलो N निकालते हैं। N is equal to given mass, given mass 16 ग्राम दिया हुआ, ठीक है ना, into एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को 6 into 10 to the power 23 ले लेते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 होती है, मैं सिर्फ 6 ले रहा हूँ, 6 into 10 to the power 23। ये Na को ऊपर ले गया, ठीक है ना, 16 ग्राम into Na divided by molar mass। ओजोन की मोलर मास 48 होगी, 16 into 3 3 है, 16 into 3 48, तो 16 1 या 16, 16 3 या
48, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। देखो ये फॉर्मूला में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, कितना आया 2 × 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इसके ओजोन के। पर क्वेश्चन है पूछा गया ऑक्सीजन एटम, तो एक ओजोन में कितना 3 गुना एटम होगा, 3 ऑक्सीजन एटम होगा ना, एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन का एटम होगा, तो मतलब एटम्स 3 गुना होगा जितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स है तो इंटू 3 का है ना, आ जाएगी। अंडरस्टूड, क्लियर? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Number of molecules in 22 gram of carbon dioxide. half Na. कितना? Half Na. 3.011 into 10 to the power 23. Yes, very good. देखो number of molecules, तो N by Na is equal to given mass by molar mass. सबको याद होगा ये फॉर्मूला। Number of particles by Avogadro number is equal to given mass by molar mass. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम पहले निकाल देंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना है 22, Na को ऊपर भेजेंगे इनटू Na डिवाइडेड बाय 44, तो 22 1 जा 2 जा Na/2 3.011 into 10 to the power 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल? एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 1 मोल का वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23। हाँ, और यदि दूसरे भाषा में इसको बोला जाए तो is exactly equal to the number of atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उसको भी हम 1 मोल। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आई सपोज एक स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चंस का, क्योंकि रिवीजन टाइम में या स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट, ले लो एक स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, ले लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने पोर्शन को हम लोग। चलिए मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यूड। मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना? अंडरस्टूड। अब एक कहानी आपके सामने है कि जो भी बच्चे, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जो भी बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे या जो भी बच्चा लास्ट क्लास नहीं कर पाया था, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, तभी मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो फंस जाओगे। तो वी विल सी मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यूड, मतलब और डेप्थ में मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले। तो आई सपोज आप सभी को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय क्या? मोलर मास। मोलर मास बाय मोलर मास, which is equal to number of particles by Avogadro's number, which is equal to वॉल्यूम एसटीपी, जो वॉल्यूम एसटीपी पे देगा गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हाँ, यही सारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन होगी पूरे सिलेबस में, ठीक है ना? मतलब मोल के पूरे कैलकुलेशन में यही सारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन। अंडरस्टूड। अब देखिएगा नेक्स्ट, मैं बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन से बिगिन करता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है पूरी पकड़ में आ जाए। और लास्ट क्लास में आई होप आपने क्वेश्चंस को बनाया भी होगा, और किसी बच्ची ने, आई सपोज मानसी ने एक क्वेश्चन भेजा था बेटा, तो मानसी बेटा जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाई हो जाएगी ना तब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि उसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाई हो जाएगी। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले ग्रिप मजबूत करते हैं।
A very small question. Calculate the number of moles of Li plus and Cl minus, ये पार्ट ए है क्वेश्चन का, in 1 मोल लिथियम क्लोराइड। देखो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल क्या कर रहा हूं, 1 मोल के कितने सारे मोल्स होंगे। तो LiCl बोले तो लिथियम क्लोराइड जो होता है, इट्स मेड अप ऑफ लिथियम आयन Li प्लस और Cl माइनस। अब यदि मैं 1 मोल इसका ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी एक ही मोल रहेगी और इसकी भी एक ही मोल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी, आयंस इन 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। या आपको फेरिक सल्फेट दिया गया है 1 मोल और बोला गया है कि कौन कौन से आयंस के कितने मोल्स होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। चलो सबसे पहले कोई बच्चा मुझे फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला तो बता दो। सर Fe2SO4। FeSO4। फेरिक सल्फेट, फेरिक सर Fe2O3। यही तो बात है कि देखो बेटा, अब मैं छोटी सी बात बोलूंगा तो थोड़ा मुझे तो गुस्सा आ ही रहा है, आप लोगों को बुरा भी लगना चाहिए कि केमिस्ट्री में यदि आपको फॉर्मूला FeSO4 होल 3। हाँ, Fe2SO4 होल 3। तो ये किस बच्चे ने जवाब दिया? पुष्कर। पुष्कर बेटा, वेरी गुड। पर जो भी बच्चा फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला नहीं जानता है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। ओके बेटा, तो मेहनत करना है। फॉर्मूलाज आप वैलेंसी चार्ट रेफर करो स्टैंडर्ड 9th के बुक से, और फॉर्मूला लिखना तो आसान होता है। फेरिक Fe3+ आयन को बोलते हैं, है ना। सल्फेट SO4 2- आयन को बोलते हैं। फेरिक Fe3+, फेरस रहता तो Fe2+ होता, तो फेरिक Fe3+ आयन को बोलते हैं, सल्फेट SO4 2- होते हैं। तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो क्रॉस कर देना है इसे अपना, Fe2SO4 होल, है ना। फिर उधर चल जाएगा Fe2SO4 होल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने सारे आयन होंगे डिफरेंट डिफरेंट 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। मैंने 1 मोल फेरिक सल्फेट लिया, ठीक है ना। तो फेरिक सल्फेट में ये जो Fe3+ आयन है कितने सारे? 2 है। तो बेटा यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूं, ध्यान से देखो, इसका मैं 1 मोल लेता हूं तो 2 Fe3+ है, मतलब 2 मोल Fe3+, 2 है, 1 मोल में 2 मोल होगा, प्लस SO4 2- कितने सारे? 3 है, तो 3 SO4 2- है, तो मतलब इसके 3 मोल। ध्यान से देखो, इसका यदि 1 मोल ले रहे तो देखो जहां पे 2 है तो ये 2 मोल्स हो, यहाँ पे 3 है तो इसके 3 मोल। अब इसका 1 मोल लेते हो तो फेरिक आयन दुगना लेना पड़ेगा आपको और सल्फेट आयन 3 गुना लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब एक छोटी सी क्वेश्चन आप बनाओगे, ईच आयन, नहीं सॉरी, फाइंड द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 मोल इथानॉल। चलो कोई मत बच्चा मुझे इथानॉल का फॉर्मूला बताओ, जूनियर क्लासेस में सबने पढ़ा है। CH3COOH।
विथ इथेनॉइक वो तो एसिटिक एसिड होता है बेटा। C2H5OH। हाँ वेरी गुड। क्या नाम है बताओ नाम। आदित्य राज। आदित्य बेटा वेरी गुड। C2H5OH ठीक है ना, C2H5OH इथेनॉल, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 मोल इथेनॉल, तो ये 1 मोल है। तो कार्बन के कितने एटम है देखो तो, 2 कार्बन के एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 5 हाइड्रोजन नहीं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन के एटम, 6 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के 1 है। तो इसका यदि 1 मोल लेते हो इथेनॉल का यदि 1 मोल ले रहे हो तो उसमें 2 मोल कार्बन है, 2 मोल, हाइड्रोजन 6 मोल है और ऑक्सीजन 1 मोल है ना। 1 में आगे भी नहीं लिखता हूँ, 10 लग रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है। आई सपोज आइडिया सबको क्लियर हो गया होगा। 1 मोल इथेनॉल में 2 मोल कार्बन, 6 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है ना। आई सपोज सबको समझ आ रही होगी ये चीज, किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। ग्राम ऑफ वाटर, तो जल्दी से बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे, जल्दी बताओ। 10/9। आए कितना, 10/9। अरे नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फार्मूला है बेटा, गिवन मास 10/9 तो 1.11 मोल आ जाएगा है ना। 20/18 20 ग्राम और मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो 20/18 1.11 मोल। कोई दिक्कत समझने में, बहुत सिंपल है। अब इसका आंसर कोई मुझे देगा, 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। चलो इसका जवाब दो, 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अरे क्या सब आप लोग क्या ऐसे घूम के आते हो क्या, क्लास में पढ़ते वढ़ते नहीं हो, क्या कोई घर में जल्दी 0.5। कितना कितना मोल, 0.5। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का यदि लीटर्स दिया हुआ है तो 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, तो भी वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम दी हुई है आपकी 5.6, 0.25। सो 0.25 मोल होगा। 0.25 होगा, 5.6 लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4, तो 5.6 काटोगे तो 4 टाइम्स कटेगा, 1/4 मोल्स बोले तो 0.25। ओके, आई सपोज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए, किसी को इस स्क्रीन में कुछ समझने में दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो बेटा, क्योंकि ये बहुत ही बेस कॉन्सेप्ट है, ये यदि नहीं समझोगे तो आगे फंसोगे। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, कुछ नहीं है, फॉर्मूला को देखना है, आराम से देख के पता चल रहा है। इसका 1 मोल है तो दुगना, SO4 होता है तो 3 गुना सल्फेट आए, इथेनॉल है तो कार्बन 2 है तो 2 मोल हो जाएगा, इसका 2 मोल एटम है ना। 1 मोल इथेनॉल का मॉलिक्यूल लेते हो तो 2 मोल कार्बन एटम, 6 मोल हाइड्रोजन है एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। बहुत सिंपल है, और तो कुछ है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल हो। चलो मुझे एकदम फ्रैंकली बताना, आप लोगों में से कितने बच्चे पढ़ के आए हैं और कितने बच्चे बिना पढ़े आए हैं, एकदम दिल खोल के बोलोगे। एनीबॉडी, कितने बच्चे पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? चलो अभी टेस्ट हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
चलो बनाओ। सर बी। फर्स्ट सर मैंने 224 लीटर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है ना? ए सर। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो स्ट्रेटेजी तो तैयार कर ली है आप लोग, पर थोड़ा सा पेशेंस खो के फटाक से आंसर दे दियो, जरा ध्यान से देखना। स्ट्रेटेजी तैयार करना है। क्या बोला गया है कि वॉल्यूम 20 ग्राम हाइड्रोजन कितना ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे। तो आप सभी को मालूम है, यदि हम लोग स्ट्रेटेजी वाइज बढ़े आगे तो ये क्वेश्चन मुंह में बन जाए। आप सभी को मालूम है कि एक मोल कोई भी चीज का ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर। सबको मालूम, एक मोल कोई भी चीज का 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है एसटीपी, है ना? अब दिया गया है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम होता है ना? मोलर मास 2 ग्राम। तो इसमें कितने सारे मोल हैं? देखिए के पता चल रहा है कि 10 मोल है। देखिए के पता चल रहा है 20 ग्राम है तो 10 ही मोल होगा, क्योंकि एक मोल में 2 ग्राम होता है, तो 20 ग्राम में 10 मोल होंगे, 10 मोल। तो एक मोल यदि इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो 10 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा? इसका 10 गुना करेगा, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेटेजी तो 1 मिनट में दिमाग में तैयार हो जा रहा है कि यदि हम निकाल ले कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने सारे हैं, तो इनटू क्या 22.4, सिंपल सी। तो चलो देखते हैं हम लोग 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 10 मोल्स आ गया। ओके, 1 मोल कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। एक मोल 22.4 लीटर, तो 10 मोल कितना? इसका 10 गुना 10 मोल्स, 22.4 लीटर into 10 which is equal to 224 लीटर। पर आप फटाक से इस आंसर को नहीं मारो, क्योंकि आपको मालूम है 224 लीटर और 224 डेसीमीटर क्यूब दोनों बराबर होते हैं। बताया था आपको 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब दोनों तो बराबर ही होते हैं। तो 224 लीटर या 224 डेसीमीटर क्यूब दोनों तो एक ही। तो ए बी तो सही है ही, तो ए बी में किसको मारोगे? तो ऑब्वियसली ऑप्शन में एक और है ए एंड बी, तो आप ए एंड बी मारो। समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। यस समझ आ सर। गया? किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछो, मैं रिपीट करूंगा। क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ आई कि नहीं? हमको मालूम है कि एक मोल 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है, तो इसमें कितने सारे मोल हैं मैंने निकाल लिया सिंपल। और एक मोल 22.4, तो इतने सारे मोल इनटू 22.4, सिंपल सी कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटेजी बनाओ पहले, फिर आंसर, फटाक से नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन monoatomic gas B diatomic gas। जल्दी बन बनाइए, चलिए। Calculate the number of atoms in 5.6 liter
ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, पहला क्वेश्चन। दूसरा डायटोमिक गैस एट एसटीपी। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, किस तरह क्वेश्चन में प्रोग्रेस करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? कोई मुझे बता सकते हो क्या किस तरह कॉन्सेप्ट लगाया जाए? एनीबॉडी? क्या पूछा गया कि कितने सारे एटम्स होंगे यदि हमारे पास 5.6 लीटर एक मोनोएटॉमिक गैस का है और एक डायटोमिक गैस का है। ओके, तो स्ट्रेटेजी यही बोलता है कि यदि मैं निकाल लूं कि 5.6 लीटर में कितने सारे मोल्स हैं, यदि मैं ये निकाल लूंगा कि 5.6 लीटर जो एसटीपी पे ऑक्युपाई किया हुआ है उसमें कितने मोल्स हैं, तो हमारा कहानी सेट हो जाएगा। यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा तो सिंपल सी कहानी है कि मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम एटॉमिसिटी 1 होती है इसकी, बताया था ना, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही एटम्स रहेंगे। डायटोमिक गैस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसका दुगना एटम्स होगा, है ना, 2 एटम्स होते हैं जितना मॉलिक्यूल उसका दुगना एटम होगा। बस स्ट्रेटेजी आपके सामने है, फॉर्मूलाज मैंने दिया हुआ है। मूल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला तो बहुत कम है बट एप्लीकेशन डाइवर्स है। तो अब मुझे बना के कोई दिखाए और आंसर मुझे चाहिए। इतने लीटर में कितने मोल्स हैं या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये भी निकाल लोगे तो काम चल जाएगा। फॉर्मूला सबको मालूम है। नहीं, नंबर ऑफ मोल सर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल सर, पार्टिकल सर, नंबर ऑफ पार्टिकल सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। गैस है तो मॉलिक्यूल ही निकलेगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल। देखो, यदि आप फॉर्मूला का ये वाला पार्ट लगाते हो, यदि आप फॉर्मूला का ये वाला पार्ट लगाते हो तो आपको इजीली, देखो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो देखो n बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला को तो डायरेक्ट अप्लाई करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इज वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी दिया हुआ है 5.6 लीटर इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को 6 × 10⁻23 लेता, 6.022 छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन आसान करना, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको काटो तो याद रखो 5.6 × 4 टाइम्स 22.4 होती है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। Na/4 and Na/2, 6 डिवाइडेड बाय 4 होता है 1.5, तो 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखो मॉलिक्यूल्स जो निकली 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स तो इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, सिंपल सी बात है। एवोगाड्रो लॉ बोलती है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना इसका मॉलिक्यूल जितना इसका मॉलिक्यूल, ये तो कहानी सेट है। पर मोनोएटॉमिक है, जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है तो जितने मॉलिक्यूल उतने ही एटम, तो ए का आंसर हो जाएगा आपका यही, जितने मॉलिक्यूल्स उतना ही एटम्स, है ना, 1.5 × 10⁻23 एटम। वहीं डायटोमिक गैस, देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितना एटम होगा, दुगना एटम, है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, ऑक्सीजन O2 गैस का एक मॉलिक्यूल लिया तो कितने एटम है, 2 एटम है, इतने सारे मॉलिक्यूल लूंगा तो दुगना एटम, 3 × 2 कर दूं, सिंपली तो निकल जाएगा, है कि नहीं। क्लियर कि नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। सबका क्लियर है कि नहीं?
Yes, sir. हाँ, और जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पुराना लेक्चर देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में जितने न्यूमेरिकल्स करवाए थे सबने प्रैक्टिस किया कि नहीं घर में? Yes, sir. Yes, सब? sir. एक ही बच्चा यस बोल रहा है। Yes, sir. हाँ, देखो मैं फर्स्ट क्लास वाला कहानी रोज नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। कहानी ये है कि जो बच्चा रेगुलर रहेगा वही सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि आप एक दिन पढ़ाई छोड़ते हो तो एक दिन का लैग बनता है, और लैग कभी भी पूरा नहीं होता। जैसे आप आज 2 घंटा कम पढ़े और सोचे कि कल 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे, तो ये जीवन में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो रेगुलरिटी इज द की टू योर सक्सेस। यदि आपके पास रेगुलरिटी है तभी आप सक्सेसफुल पर्सन, नहीं तो नहीं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि कोई भी बच्चा, जिसको मैं जो बात बोलता हूँ कि प्लीज रेगुलरली लेक्चर्स को देखो, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको बनाओ, तो बना के आओ। क्लासेस एब्सेंट करने वाले का तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। क्लास एब्सेंट करे तो कोई कहानी ही नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो, सिंपल सी बात। इफ यू वांट सक्सेस, रेगुलरिटी, हार्डवर्क, 2 चीज आपको करना ही पड़ेगा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आंसर सबके कॉपी में बना हुआ मैं देख लूंगा, मुझे समझ आ जाता है बेटा। देखो अब बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो नाम से मैं बता सकता हूँ यहाँ, बट ऑन द फेथफुल पार्ट सब बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन। Calculate the number of atoms of each element in 122.5 gram of KClO3। इसका नाम कोई बता सकता है मुझे? पोटासियम क्लोरेट। Oxychloride. हाँ, क्या क्वेश्चन ने पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन कितना ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट। देखो स्ट्रेटेजी बनाओ बेटा, अंदरूप के क्वेश्चन नहीं बनता है। जीवन में जब सिचुएशंस आएंगे, देखो सक्सेसफुल वही बच्चा बनेगा या वही इंसान बनेगा जो सिचुएशंस को स्ट्रेटेजी बना के डील करता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलें आएंगे, अच्छे सिचुएशंस भी आएंगे। आपको लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ऐसा समय आएगा आपको परिवार चलाना पड़ेगा, आपको अपना सोसाइटी को चलाना पड़ेगा, तो आपको उस टाइम स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी किस तरह चलाना है चीजों को। वैसे ही अभी स्टेप है, स्ट्रेटेजी बनाओ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। ओके, पोटासियम क्लोरेट का कितना ग्राम लिया गया है? अब पूछा गया है कि कितने सारे एटम हैं सबके। तो कहानी क्या है? यदि आपको पता चल जाएगा कि पोटासियम क्लोरेट, हम बोलो सर, पोटेशियम के Na, हाँ क्लोरीन के Na हाँ, और ऑक्सीजन के 3 into Na। यस, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? सर शुभजीत। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। देखो सिंपल सी कहानी थी, कुछ नहीं है। आपको प्लान क्या करना था कि पोटासियम क्लोरेट कितना मोल है, यदि हमको पता चल जाएगा, कितना मोल पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली कितना पार्टिकल्स है वो पता करने में टाइम तो लगेगा। और कैसे कितना मोल पता चलेगा? इसके वजन से पता चलेगा। आप यदि इन सबको ऐड करते हो, सबको आप ऐड करोगे, पोटासियम का होता है 39, इसका 35.5 और इसका होता है 16 या 48। आप सभी को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा, 122.5 ही मिलेगा। ओके, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमें 1 मोल पोटासियम क्लोरेट दिया हुआ है। ओके, मैंने क्या किया, सबको ऐड किया, पता किया कितना इसका मास है, और लकी था मैं, इसका मास मोलर मास के बराबर आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका मतलब क्या है? KClO3 मैंने कितना लिया है? 1 मोल लिया है। तो
KClO3 कैसे बना है? K प्लस Cl प्लस 3O, तो K भी कितना होगा? 1 मोल होगा, Cl भी 1 मोल होगा, ये 3 मोल होगा। तो 1 मोल में Na एटम्स, इसमें Na एटम्स इसके, और इसके 3 Na। सिंपल सी क्वेश्चन थी, कुछ दिमाग लगाने का था ही नहीं। एक और इसी टाइप का देता हूं, आई सपोज सबसे बनना था। चल बना, चल बना, जल्दी से बना इसको। एनीबॉडी? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन। सर हाइड्रोजन का 10 मोल्स, हाँ सल्फर का 5 मोल्स और ऑक्सीजन का 20 मोल्स। वेरी गुड बेटा। और पार्टिकल्स उतना है, इनटू Na हो जाएगा, सिंपल। यस। ठीक है बेटा, नाम बता दो बेटा। आदित्य राज। आदित्य, आदित्य बस में हो क्या? नहीं सर, मेरा घर रोड के पास ही है। अच्छा अच्छा बेटा, कहाँ रहते हो आदित्य? बिहार शरीफ। बिहार से? यस। और एक बता देते हैं, पहले सबको तो समझा देते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, ओके, एक लेता हूं मैं सिर्फ, देखो 2H है ना, 2HS4, ओके। यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो हाइड्रोजन के कैरेक्टर्स कितने होंगे? हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल होंगे हाइड्रोजन एटम्स के, 1 मोल होंगे सल्फर के, ठीक है ना, और ये कितने होंगे? 4 मोल होंगे। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया है 5 मोल, तो 5 मोल हो गया, 5 मोल तो ये कितना दुगना होगा, 10 मोल, ये सेम है तो 5 ही मोल। 1 मोल 1 मोल तो 5 मोल तो 5 मोल, 1 मोल 2 मोल तो 5 मोल तो 10 मोल, तो 1 मोल 4 मोल, 4 गुना है ना, तो 5 मोल 20 मोल। ये तो निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सबके निकल गए। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे 10 into Na, 5 into Na और 20 into, ठीक है ना बेटा? समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। तो मोल से रिलेटेड मैंने अभी बहुत ही एलिमेंट्री लेवल और बेसिक लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करवाए। मैं अभी टच नहीं करना चाहता हूं कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सपोज करता हूं कि सब बच्चा अपना बेस बिल्ड कर ले, थ्योरी पार्ट को सबसे अच्छा से देख ले, और जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको पहले कर लो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक को छुओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सारे क्वेश्चन बनाओ, और डीपीपी दी जाएगी उसके सारे क्वेश्चन पर स्टेप वाइज, पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर डीपीपी, ओके? समझ गए? वेरी सिंपल। तो फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ, सिंपल वाले मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस से, और थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चंस को मैं बढ़ाऊंगा आस्ते आस्ते।
बट उससे पहले कुछ बेसिक आइडियाज देख लो जो मूल में और अप्लाई होंगे। और क्योंकि देखो आने वाले समय में मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई करके मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बना सकते हो, बहुत इजीली बनती है। बट सिंपल फॉर्मूला और सिंपल यूनिटरी मेथड तो मालूम होना चाहिए ना, ठीक है ना? तो वही है। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पकड़ने वाले हैं अभी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये क्या है जरा देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज देखो बेटा, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दिया गया है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दी गई है, ठीक है ना? अब उसमें जो जो एलिमेंट हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दी गई, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दी गई और उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं सल्फर और ऑक्सीजन, वो मास के मुताबिक कितना परसेंट प्रेजेंट है इसमें। सिंपल सी बात है कि कौन मास के मुताबिक कितना परसेंट है इस कंपाउंड। यदि सिंपल कॉन्सेप्ट देखोगे, देखो सल्फर का आप यदि मॉलिक्यूलर मास देखो तो कितना होता है, बोलो तो? सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32। सल्फर का 30, सल्फर डाइऑक्साइड का 32 होगा। सर आप पूछे सल्फर का तो अच्छा पूरा बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का होगा 64। यस, मॉलिक्यूलर मास सल्फर का 64 U आएगा, ठीक है ना? अब सल्फर कितना है इसमें? सल्फर 32 U इसमें, तो सल्फर कितना परसेंट है यदि मैं निकालूं तो क्या करूं? 32 U सल्फर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कंपाउंड का इनटू 100, कितनी आई? 50%। 50%। इस सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूं यदि, तो इसमें सल्फर का वजन 50% बाय मास होता है। वहीं ऑक्सीजन का निकालूं तो ऑक्सीजन का भी 32 U बाय 64 U इंटू 100, तो इसका भी यही कहानी है 50% की। तो वजन के हिसाब से एक कंपाउंड यदि दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल, तो सल्फर का वजन 50% रहेगा और ऑक्सीजन के एटम्स का वजन 50%। ओके, तो डेफिनेशन यही है कि एक गिवन कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है वो कितना परसेंट है मास के मुताबिक। ओके, और कुछ नहीं। तो परसेंटेज मास का यदि परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट यदि आप फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला तो कुछ होगा ही नहीं, मास ऑफ एलिमेंट या ऐसे लिख दो, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका टोटल मास ऊपर में लिख लो और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100, ठीक है ना? तो इनटू 100 नहीं दिखेगा आपको, इसलिए बोर्ड में इनटू 100 यहाँ, ठीक है ना? इनटू 100, गॉट इट?
total mass of element by molecular mass of compound, total mass of element by molecular mass of compound into 100। आ जाएगी आप, गॉट इट। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाओ, लिखता हूं। calculate the percentage of nitrogen in urea. Option A 46.67, option B 72%, option C 80%, option D 90%. Calculate the percentage of nitrogen in urea. अब यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं? नो सर। शायद नाम मालूम हो आपको। नो सर। NH2 CO NH2. Understood? NH2 CO NH2. This is the formula of urea. तो पूछा जाएगा कि निकालिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। कोई बच्चा निकाल सकता है? जल्दी से निकालो। Calculate the percentage of nitrogen in urea. Mass percentage of nitrogen is equal to क्या? टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है इसमें? एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, कितना? 28 NH2 CO A सर ए नंबर सर, ए नंबर सर। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है? नाम बताओ। नाम नहीं बताओगे? ठीक है। यूरिया का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 60U आएगा। आई कि नहीं आई? सबको ये मिला कि नहीं मिला? yes sir यस सर। सबको आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा, आप यूरिया का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, ये सब याद रखो, ठीक है ना? बहुत आराम से निकाल लोगे। 14 + 14 28 और फिर सारा को ऐड कर दो, और क्या ऐड करोगे तो 60U आएगा। और नाइट्रोजन कितना है? 48 है, तो 48U, 48 नहीं, नाइट्रोजन कितना है? 28U बाय 60U into 100। काटकुट करोगे तो आपको काटकुट करके ये 46.67% ही आएगा। कभी भी देखो, इतना सामने है, 30 के सामने है ना, 28 क्या है? 30 के सामने है, तो 30/60 आंसर 50 के आसपास ही होगा। 70 80 90 तो नहीं होगा, अंदाजा भी लगा सकते हो, बनाना नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई सपोज सबसे बन जाना चाहिए। टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन 14 14 28, टोटल मास ऑफ कंपाउंड 60 × 100। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए है। ये कभी भी मत सोचो कि IIT वाईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आपके स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, देखो रियल पिक्चर आपको बताने में कोई गुनाह नहीं है। सिंपल चीज है तो आप जान लो सिंपल है, इसको समझ जा रहे हो तो ऐसा मत समझना कि IIT निकल जाएगा, नहीं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं स्कूल एग्जामिनेशन में, बट यही कॉन्सेप्ट आगे लगेंगे तब IIT के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके,
calculate the percentage of water in washing soda. परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? Sir, Na2CO3 dot NH2O. 10H2O. 8 मिनट. 10H. Sir, Na2CO3 dot NH2O, sir. हाँ 10H2O. इट्स ओके बेटा. 62.9%. B 80%. C 73.7%. D 53.8%. किसी का निकला? वॉशिंग सोडा का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास. देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यदि आपको नहीं मालूम है तो 10th क्लास में आप वॉशिंग सोडा पढ़ते आ रहे हो. कौन सा चैप्टर में पढ़े थे ये वाला वॉशिंग सोडा? Acid and base. हाँ हाँ एसिड बेस. मेटल नेट नॉन मेटल कौन बोल रहे हैं? Na2CO3 dot 10H2. निकला ऐसे कितना है? अरे ऐड प्लस माइनस कुछ नहीं करते हो क्या जीवन में? दिमाग चलाओ, ये सब मुंह में करो. 23 2 जा 46 ऐसे करो. 23 2 जा 46. 46 और 12 कितनी होती है? हाँ 68 है ना. फिर 48 फिर 10H2O 180 कितनी है? सिंपल सा तो करो. 10H2O वाटर का कितना है? 180 होगा ना. 46 और 12 58 होगा. 68 में 286 आई कि नहीं आई इसकी? Yes, sir. Yes, sir. ये आपकी 286 U आ जाएगी. ठीक है. परसेंट वाटर. देखो कोई भी निकालने टाइम ऐड करेगा, इंटू मत कर देना. कुछ बच्चे इंटू भी कर देंगे, कोई ठीक नहीं. 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3 ये डॉट है तो इंटू होगा. 10 into 18 इंटू नहीं मतलब प्लस होगा. ठीक है ना. ऐड करना है. A. ए कौन बोल रहा है? पुष्कर. सही है पुष्कर. तो 286 U तो कितना आएगा? 180 वाटर 180 U होगा और एक मॉलिक्यूल में 180 U होगा और टोटल 286 U into 100. ठीक है ना. तो देखो 180 by 286 into 100 ऑब्वियसली करोगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो जानते ही हो. तो 62.9% आएगी आप. ओके. देखो एकदम आराम से सिंपल सी कुछ नहीं है. कोई मैथ्स मतलब बहुत हार्ड मैथ्स थोड़े 4-5 क्लास में ऐसा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बहुत सिंपल सी चीज है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो परसेंटेज कंपोजिशन बस दिमाग में रखिएगा कि वो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी परसेंट है मास के मुताबिक एक गिवन कंपाउंड में. ठीक है. अब हम लोग एक थोड़ी सी एक अच्छी कॉन्सेप्ट पे आते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला
देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ a it represents the simple whole number ratio of different atoms present in a molecule. देखो एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या हमें बताता है, कि एग्जांपल देता हूं फिर डेफिनेशन और पॉइंट समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास एसिटिक एसिड, कोई एसिटिक एसिड का फार्मूला मालूम है किसी को? CH3COOH. CH3COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड, ठीक है ना? ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक मॉलिक्यूल का ये फार्मूला है। मैं इसको चाहूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं, C2H4O2, कोई दिक्कत? सेम चीज। नो सर। कार्बन 2 है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 तो 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों एक ही चीज। बट अब मैं क्या करता हूं, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो एटम का रेशियो है उसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं। इन तीनों का रेशियो, कितना रेशियो है एटम का? 2:4:2। और यदि मैं इसको सिंपल करूं, मतलब सिंपल फॉर्म में करूं, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो सिंपल रेशियो जो आया कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन है। सिर्फ ये जो कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, इसका सिंपल रेशियो पर 2:4:2 काट दो कॉमन नंबर से, फिर आपकी जो सिंपल रेशियो आती है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? तो सी के कितने हो गए? 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कि C1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, H2 और ऑक्सीजन का भी 1 है तो CH3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOH ये वाली CH। ओके, आई सपोज आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। तो ये क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम, मतलब ऑफ अलग अलग एटम जो प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। अलग अलग एटम का सिंपल रेशियो लिख देना, वही हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एक चीज आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखो बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ relative atomic mass. It is the sum of relative atomic mass of various atoms in a empirical formula. कोई भी चीज का एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ, मानो ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला है ना एसिटिक एसिड का, एम्पेरिकल फार्मूला दिया हो तो आप क्या करो? एम्पेरिकल फार्मूला ही है, सबका रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो और ऐड करो तो आ जाएगी एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूल का ऐड करने से मॉलिक्यूलर मास आता है, वैसे इसका ऐड करने से एम्पेरिकल फार्मूला मास। चलो एक सिंपल क्वेश्चन बनाओ, कैलकुलेट
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास EFM एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, या चलो सिंपल देता हूं, ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, निकालो जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं सबको? H2O2। हाँ, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना? इट्स सॉरी, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So 17 वेरी गुड। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल रेशियो कर देना है, 2:2 है, HO। तो HO हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया HO। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के लिए लिखोगे तो 1 + 16 17, ठीक है ना? 17। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। गॉट इट? अंडरस्टूड? चलिए मिटाता हूं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। देखो, एक क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 100% पूछी जाती है, ठीक है ना? डेफिनेटली 100% पूछता है। डिराइव, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यही नहीं पूछता। डिराइव द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ओके, जिसका दिया हुआ है मतलब जिंक और क्लोरीन की बनी हुई है, लिख देता हूं, ऑफ जिंक एंड 2+ और Cl-, ठीक है। डिराइव द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड ऑफ Zn2+ आयन एंड Cl- आयन, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ये Zn2+ की जो परसेंटेज वेट है, Zn2+ जो परसेंटेज है वो कंपाउंड में 47.8% है और Cl- जो है रिमेनिंग, ठीक है ना? रिमेनिंग है Cl-, ठीक है। तो रिमेनिंग मतलब आप तो सिंपल निकाल सकते हो कि कितना रिमेनिंग है, तो 52.2% इसकी आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ऐसे कि डिराइव द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ जिंक एंड क्लोरीन, जो एलिमेंट का बना हुआ, मैं आयन के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूं, जिंक और क्लोरीन के बना हुआ, ठीक है ना? तो जिंक जो है 47.8% है, क्लोरीन जो है या क्लोराइड आयन बोलो वो 52.2%, ठीक है ना? गॉट इट? अब बनाना है जब एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके लिए आपको चार्ट बनाना होता है। वो चार्ट कुछ इस तरह, पहले हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, जो एलिमेंट है, या चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में है या आयनिक फॉर्म में, उससे हमको कोई मतलब, जो एलिमेंट है उसको पहले लिस्ट कर दो, Zn2+ Cl-, ठीक है ना? जो है उसको मैंने लिस्ट कर दिया। फिर उसके बाद कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है वो लिख लो, ठीक है ना? कितनी परसेंटेज, इसकी 47.8% है, इसकी 52.2%, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक मास लिख लो, ए इज एटॉमिक मास, ठीक है ना? ए का मतलब एटॉमिक मास होता है, सबको मालूम है, इनका एटॉमिक मास। तो जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है, तो जिंक आयन का भी वही एटॉमिक मास होगा, तो 65 लिख लो, ठीक है ना? 65 और इसका 35.5, ठीक है ना? मालूम है ना? जिंक का 65 होता है और Cl- का या Cl ही बोलो, उसका 35.5। गॉट इट? तो पहले क्या करना है, देखो ये ऐसे ही लिस्ट बना के किया जाता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज दिया रहेगा, एलिमेंट लिख लो, जितना परसेंटेज लिख लो, फिर एटॉमिक मास लिख लो, फिर उसके बाद लिखी जाती है एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो होती क्या है? परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है ना? एटॉमिक रेशियो होता है परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।
तो आप डिवाइड करोगे कितना परसेंट है 47.8 डिवाइडेड बाय 65, 52.2 डिवाइडेड बाय 35.5, ठीक है। अब यदि इसको डिवाइड करते हो तो 0.73 आएगा, या और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी आएगी 0.73, ओके, और इसको डिवाइड करोगे तो आएगी 1.6, ठीक है। फिर लास्ट आपको लिखा जाता है एक और, दैट इज सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू सबसे छोटा आया है उससे सबको डिवाइड कर। जो वैल्यू सबसे छोटा है, इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू जो है उससे सबको डिवाइड कर देना। 3 से इसी को डिवाइड करो एक बार, एक दूसरा कॉलम है, ठीक है ना, अलग अलग कॉलम्स रहते हैं, ऐसे कॉलम बना के बना, ठीक है। तो 0.73 डिवाइडेड बाय 0.73, ये वाली आएगी 1.46 डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसको काटोगे तो इट विल कम 1 और ये काटोगे तो 2, ठीक है। तो जो सिंपल रेशियो आया आपको समझ आ जाएगी। Zn2 प्लस का कितना है 1 है, और Cl माइनस का कितना है 2 है, तो बन जाएगी Zn Cl, ये हो गई। ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा दोनों का और बोलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, कुछ नहीं करना है,